टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने को मंजूरी दी गई है? बरेली हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा या झांसी हवाई अड्डा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को मंजूरी दे दी है। कुशीनगर हवाई अड्डा कई बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी के नजदीक स्थित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने से इन स्थानों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही यात्रियों को प्रतिस्पर्धी लागत वाले यात्रा के ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इस तरह अभ्यास प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर हवाई अड्डा। आप में से अधिकतर ने इसका कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बात करते हैं आज के पहले सवाल की। नीति आयोग ने हाल ही में एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। इसे निम्न में से किसके सहयोग से शुरू किया गया है? ऑप्शंस है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या उपरोक्त सभी। नीति आयोग ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और तय किए गए मापदंडों का पालन करने में लोगों की मदद करने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल और इसकी वेबसाइट लॉन्च की है। यह अभियान कोविड सेफ बिहेवियर पर फोकस करता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः मास्क पहनना और हाथों को समय समय पर धुलना शामिल है। यह अभियान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, अशोका विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। तो इसमें तीनों ही शामिल हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हरिताहरम कार्यक्रम के छठे फेज की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह कार्यक्रम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में हरिताहरम कार्यक्रम के छठे फेज की शुरुआत की है। इस फेज के अंतर्गत राज्य में लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य में वनावरण को 33% तक बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत पूरे राज्य में 230 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में अब तक लगभग 182 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 3, सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक की टॉप 500 सूची में किस देश का सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान या भारत। सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक टॉप 500 में जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड 70,980 गीगा TEPS दर्ज की गई, जो चीन के सनवे तेहुलाइट के स्कोर 23,756 गीगाटेप्स से काफ़ी ज़्यादा थी। चीन के सनवे तेहुलाइट ने इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर का विकास संयुक्त रूप से रिकेन और फुजित्सु लिमिटेड द्वारा किया गया है। रिकेन संस्थान के अनुसार यह सुपर कंप्यूटर ऐसे एप्लीकेशंस को चला सकता है जो दवा की खोज, प्राकृतिक आपदाओं के सिमुलेशन, जलवायु पूर्वानुमान और नए मटेरियल के विकास में सहायक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने ई-ब्लड सर्विसेज नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC, CSIR, IIT दिल्ली या DRDO। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई-ब्लड सर्विसेज नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की सुरक्षित रक्त तक आसान पहुंच को सुनिश्चित करेगा।
इस ऐप का विकास डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की ई रक्त कोष टीम द्वारा किया गया है। यह ऐप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की रक्त सेवाओं में पारदर्शिता लाएगा और इन सेवाओं तक सिंगल विंडो एक्सेस की सुविधा प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 25 जून, 26 जून, 28 जुलाई या 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवा और तस्करी निरोध दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इस साल के लिए इस दिवस की थीम बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर रखी गई है। यह दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उन्मूलन की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस उन प्रणालीगत चुनौतियों को समाप्त करने के लिए समर्पित है जो अवैध ड्रग की तस्करी को बढ़ावा देती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1987 में एक संकल्प द्वारा 26 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जून। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शंस हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसमें निहित है कि लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य निर्वाचक गण का हिस्सा नहीं है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें भी निहित है कि राज्यों से सिर्फ विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचन गण में शामिल किया गया है, विधान परिषदों के सदस्यों को नहीं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अर्हताओं में शामिल है या है? पहला कथन है वह जन्म से भारत का नागरिक हो। दूसरा कथन है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी की अर्हताएं बताई गई हैं। इसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। गौरतलब है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। यदि नागरिकता अर्जित हो तो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में सही है? पहला कथन है अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो वह पुनः इस पद पर चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होगा। दूसरा कथन है इस संबंध में चुनाव लड़ने के प्रयासों की अधिकतम सीमा भारतीय संविधान में नहीं बताई गई है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो भी उसे पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। इस संबंध में चुनाव लड़ने के प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है। इसका तात्पर्य है कि वह जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका के मूल संविधान में भी किसी प्रत्याशी के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर कोई सीमा नहीं थी, किंतु अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा यह नियम बनाया गया कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? ए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, बी, उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सी, अन्य देशों के लिए राजदूतों तथा कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति, डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें हटाने की शक्ति दी गई है।
राष्ट्रपति जिन उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करता है उनमें से प्रमुख है भारत का प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद, भारत का महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त इत्यादि। राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए राजदूतों तथा कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यह राष्ट्रपति की राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियों में शामिल है, न कि प्रशासनिक शक्तियों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अन्य देशों के लिए राजदूतों तथा कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में शामिल है या है? पहला कथन है वह संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को एक विशेष विधायी शक्ति दी गई है जिसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहते हैं। ऑप्शंस है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ विधायिका से जुड़ी कुछ शक्तियां भी रखता है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। वह संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है। यदि दोनों सदनों के बीच किसी विषय पर अंतिम रूप से असहमति हो जाए तो वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को एक विशेष विधायी शक्ति दी गई है जिसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्न में से कौन सा या कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने के लिए चुना गया है या चुने गए हैं? ऑप्शंस हैं मैक्सिको और ब्राजील, जर्मनी और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।